हाय एवरीवन। एंड अभी तक अगर CSS के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के हम सर्वाइव कर गए हैं तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं CSS के प्रोजेक्ट की तरफ। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम अपने कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे एंड साथ के साथ हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। जब भी हम बेटर लुकिंग वेबसाइट्स चाहते हैं, यानी ऐसी वेबसाइट्स जो देखने में सुंदर लगे, जिनको देखने का मन करे, वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि अगर एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो अगर किसी भी वेबसाइट का UI यानी यूज़र इंटरफेस या फिर उसका जो डिज़ाइन है वो देखने में अच्छा होता है तो यूज़र को मोटिवेट करता है उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ करने में, एंड इनफैक्ट वो एक प्रीमियमनेस सेट करता है उसको देखने की तरफ। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा डिज़ाइनर नहीं बनना है, ना ही हम UI UX डिजाइनिंग के बिल्कुल कोर में जा रहे होंगे। हम कुछ कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमें अपनी पर्सनल वेबसाइट्स या जो भी वेबसाइट्स हम बनाते हैं उसको बेटर डिजाइन करने में हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आप चाहें तो आप और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप डिटेल में एक्सप्लोर करने जाएंगे तो थोड़े से आपको UI UX डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बट वो आप अपने टाइम में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जिन बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहला है हमारे पास कलर, कि कलर को किस तरीके से देखना है, कलर को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है जब भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज जिसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी यानी हमारा टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, किस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेबसाइट्स के डिजाइन को देखने वाले हैं। एक है हमारे पास मेरी ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, कलर्स भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। वी हैव पर्पल, वी हैव ग्रीन, वी हैव येलो, एंड उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो सेटअप है। एंड दूसरा मेरा जो पेज का डिज़ाइन है वो है कुछ ऐसा। अब इन दोनों को क्लियरली देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो डिज़ाइन है दिस इज़ अ बैड वेबसाइट डिज़ाइन एंड दिस वन इज़ अ गुड वेबसाइट डिज़ाइन। इनफैक्ट अगर इसको बैड या गुड ना करें तो इस वेबसाइट से ज़्यादा आपको इस वेबसाइट को यूज़ करने का मन करेगा अगर ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो है कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं और सारे के सारे कलर्स बहुत ही ब्राइट है। जैसे पर्पल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, ग्रीन, येलो, ये तीनों कलर्स ही मिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पर मिक्स हो गई हैं। इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस ज़्यादा दिख रही है। जब भी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस वेबसाइट पर दिखती है तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक हमें देती है। एंड इसके साथ साथ कलर में कंसिस्टेंसी है कि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ पिक्चर्स में ये येलो यूज़ कर दिया गया है जो बहुत ही थोड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर एक कंसिस्टेंसी है, एक नीट एंड क्लीन लुक हमें मिल रहा है, जबकि यहाँ पर सारी चीजें एंड कलर्स जो हैं एक दूसरे में क्लैश कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिजाइन वाइज एक अच्छी एंड एक बुरी वेबसाइट में, और वो यूजर के पर्सपेक्शन को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। फिर चाहे वेबसाइट के ऊपर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, या फिर आपने बैकएंड का कोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया लिखा हो, लेकिन एक वेबसाइट का जो फ्रंट है जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है उसका भी अच्छा दिखना जरूरी होता है। इन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारी कलर थ्योरी की। कलर थ्योरी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं तीन प्राइमरी कलर्स के साथ। तो नेचर के अंदर जो हमारे तीन प्राइमरी कलर्स है उनमें से पहला है हमारा रेड कलर, सेकंड कलर है हमारा येलो कलर, एंड थर्ड कलर है हमारा ब्लू कलर। अब इन तीनों प्राइमरी कलर्स को इंटरमिक्स करके हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आते हैं। जैसे येलो एंड रेड को हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ऑरेंज आएगा, जिसको हम एक सेकेंडरी कलर कहेंगे। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद रेड और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास वायलेट आएगा, एंड येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ग्रीन आएगा। और उसके बाद नेचर में जब सेकेंडरी कलर्स अकर करते हैं तो उसके बाद हमारे टर्जरी कलर्स भी आते हैं। जैसे इस ग्रीन और इस ब्लू, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम मिक्स करेंगे तो मेरे पास ब्लू ग्रीन आएगा, कुछ ऐसा कलर। येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड को मिक्स करेंगे तो रेड ऑरेंज, रेड एंड वायलेट को मिक्स करेंगे तो रेड वायलेट, एंड वायलेट एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू वायलेट। तो ये हमारे एक टर्जरी कलर्स बनते हैं। अब जब इन कलर्स को हम एक सर्कल में अरेंज कर देते हैं तो इस चीज़ को हम अपना कलर व्हील कहते हैं। और कलर व्हील हमें हमारी वेबसाइट के इनफैक्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, UI UX डिज़ाइनिंग में और भी डिफरेंट डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में, डिज़ाइन करियर्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं उसमें कलर बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है एंड हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो कलर व्हील्स फॉर्म होते हैं। अब कलर व्हील के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट कलर्स होते हैं उन सब के साथ एक एसोसिएटेड मीनिंग होता है। मतलब कुछ ऐसे कलर्स होंगे जिनको देख
देखकर हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो किसी एड पर या कहीं भी अगर येलो कलर होता है तो, और बहुत ही ब्राइट येलो अगर किसी ने दे दिया तो उसको हम नोटिस करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको अपनी एड के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना होता है तो उसको हम ब्राइट येलो कलर दे देते हैं, या फिर हम रेड कलर दे देते हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए या डेंजर दिखाने के लिए। अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स को नोटिस किया होगा तो उनकी एड्स में बहुत ज़्यादा ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर यूज़ किया जाता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी वाला लुक देता है। तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड वो मीनिंग कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं वो अथॉरिटी कुछ शेड्स डिस्प्ले करते हैं। कुछ शेड्स को देखकर स्टेबिलिटी, कामनेस वाली फीलिंग आती है। कुछ शेड्स को देखकर फ्रीडम वाली फीलिंग आती है। वहीं अगर हम नेगेटिव सेंस में देखना चाहें तो ब्लू कलर हमारी सैडनेस और डिप्रेशन को भी थोड़ा सा सिंबलाइज करता है। अगर रेड की बात करें तो रेड से एक्साइटमेंट दिखती है, रेड से पैशन दिखता है, स्पीड दिखती है। इसके अलावा अगर कहीं हमें एग्रेसिव कोई चीज़ दिखानी होती है तो उसके लिए भी हम रेड को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ऑरेंज जो है वो हैप्पीनेस, हेल्थ का कलर है। हमारा येलो चीयरफुलनेस, क्रिएटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एनर्जी का कलर है। वहीं अगर हमें इलनेस, मैडनेस, डेंजर दिखाना है तो भी हम कई जगह येलो को यूज़ करते हैं। ग्रीन जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ हम ग्रोथ को दिखाना चाहते हैं, हेल्थ को दिखाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाना चाहते हैं। उसी तरीके से पर्पल एक तरीके से लग्जरी एंड मिस्ट्री का कलर होता है। ब्लैक की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ लग्जरी बट सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, पावर। तो अलग अलग जो हमारे कलर्स होते हैं उनके साथ अलग अलग मीनिंग्स एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं वीगन फूड के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो उसमें मैं अपना ग्रीन कलर यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो किसको डिफाइन करता है, मेरी हेल्थ को दिखा रहा है, लाइफ को दिखा रहा है। तो मेरी वेबसाइट का जो आइडिया होगा वो इस कलर के साथ रिलेट करेगा। अगर मान लेते हैं मैं वॉचेस के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रही हूँ, तो वॉचेज़ में अगर मेरी वॉचेज़ जो हैं वो हाई एंड एक्सपेंसिव वॉचेज़ मुझे सेल करनी है तो उस केस में हम ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो लग्जरी दिखेगी उस चीज़ से और ज़्यादा एलिगेंस आएगी वेबसाइट के ऊपर। तो जो वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल हो रहा है या जो सर्विस सेल हो रही है या जो मेरी वेबसाइट का मोटो है, मोटिव है, वो मेरे कलर के साथ अगर मैच करे तो वो और ज़्यादा डीपर मीनिंग जो है कन्वे करता है मेरी ऑडियंस को या मेरे यूज़र को। अब यूजुअली हम जिस भी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से कलर भी चूज करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब एक लेवल तक हम अपने कलर को चूज कर सकते हैं, पर दूसरे केसेस में हम यूजुअली वही कलर चूज करते हैं जो आईज को और ज्यादा प्लीजिंग लगे एंड जो थोड़ा सा सेंस बनाए यूजर पर्सपेक्टिव से। तो एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रेजर पे की वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया है। रेजर पे क्या है, पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिस्टम है, जो वेबसाइट है, वो रिलायबल लगनी चाहिए, वो स्टेबल लगनी चाहिए कि एक बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है तो वो दूसरी जगह पहुंचा होगा और आपको प्रोडक्ट मिला ही होगा। इसीलिए इन्होंने अपनी जो वेबसाइट में कलर्स यूज़ किए हैं, आप नोटिस करेंगे दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर्स। कहीं लाइट ब्लू दिखेगा, कहीं डार्क ब्लू दिखेगा, बट ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को कन्वे करता है, इसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले तो नेटफ्लिक्स का। अब नेटफ्लिक्स जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड रेड कलर। एंड रेड कलर का हमने सीखा है कि रेड इज़ द कलर फॉर एक्साइटमेंट। तो जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं या फिर आपने कई सारे एड्स देखे होंगे कार्स के जिसमें रेड कलर यूज़ होता है। इनफैक्ट रेड कलर देखकर हम हंग्री भी और ज़्यादा फील होते हैं, मतलब भूख लगती है थोड़ी ज़्यादा। तो कई सारे ऐसे फूड आइटम्स भी होंगे जो रेड प्लस येलो के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि इन दोनों कलर्स को देखकर हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से हम अपने आसपास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स को नोटिस कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कलर्स को यूज़ करती हैं। जैसे इसमें अगर बहुत बेसिक एग्जाम्पल लें तो अमेजॉन की वेबसाइट, वो येलो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड येलो इज़ अ कलर ऑफ जॉय। तो जब भी कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं amazon.in से, जब हम ऑर्डर डालते हैं तो उसमें एक खुशी फील होती है कि हाँ आज हम कुछ खरीदने आए, इस तरीके की फीलिंग। ऑल्दो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, पर कई ऐसी वेबसाइट्स पर आप ऐसे कलर नोटिस करेंगे जो उनके ब्रांड के मोटो के साथ, मोटिव के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो वो एक डीपर इम्पैक्ट लेकर आते हैं किसी भी यूज़र पर। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है कलर थ्योरी में हमारे कलर कॉम्बिनेशंस। यानी जब भी हमें डिसाइड करना होता है कि हमें दो कलर्स को कंबाइन करके एक वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, तीन कलर्स को दिखाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो रेड के साथ नेटफ्लिक्स ने क्यों चूज किया कि वो ब्लैक ही कलर लगाएं। वो ये भी चूज कर सकते थे कि रेड का कॉम्बिनेशन हम ग्रीन के साथ कर दें,
या रेड का कॉम्बिनेशन हम येलो के साथ कर दें। पर कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन जो देखने में बेटर लगते हैं, तो वहीं पर हमारे कलर कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। तो जो हमारा कलर व्हील बनता है, इस तरीके से हम सारे कलर्स को अगर मिक्स कर दे तो हमारा कलर व्हील बन जाएगा। तो कलर व्हील में अगर हमें सटल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी 3-4 ऐसे कलर्स चाहिए जो बिल्कुल सटल लगे, ऐसा कोई तड़कते भड़कते से ना लगे, एक जैसे सिमिलर से कलर लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि हम एक कलर पिक कर लेते हैं और उसके अलग अलग कुछ लाइटर एंड फिर एक और लाइटर शेड चूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कलर पैलेट आ जाता है एंड इस पैलेट को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम पैलेट्स यूज करते आए हैं वो काइंड ऑफ इन कलर कॉम्बिनेशंस और कलर व्हील्स पर बेस्ड होते थे, इसीलिए वो देखने में सुंदर और ज्यादा एलिगेंट लगते थे एज कंपेयर टू अगर हम खुद के कलर्स यूज करने निकले। वैसे ही अगर आपको इम्पैक्टफुल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए जो इम्पैक्ट डाले सामने वाले बंदे पर, जिसमें कई चीज़ें आपकी हाईलाइट होकर आए, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो, तो उसके इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कलर व्हील पे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जैसे ब्लू के साथ यूजुअली हम येलो का कोई शेड यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। वहीं पर अगर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम ट्रायडिक कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ की कलर व्हील पर इक्वली सेपरेटेड 3 कलर्स को यूज़ करना। तो ये जो 3 कलर्स हैं ये इक्वल सेपरेशन पर हैं। अगर मुझे यूज़ करने होते तो मैं इस तरीके से ये 3 भी यूज़ कर सकती थी, तो ये भी एक ट्रायडिक फॉर्म करते एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू कैनवा कलर व्हील। तो ये एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर जाकर हम कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, कलर व्हील के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैनवा खरीदने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे अगर मैं कोई भी कलर पिक करूँ, लेट्स सपोज हमने ग्रीन कलर पिक किया 0F0, तो ग्रीन के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन इसने सजेस्ट कर दिया कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये पिंक कलर होता है, दोनों देखने में भी अच्छे लग रहे हैं साथ में। अगर मैं चाहूँ नहीं मुझे तो मोनोक्रोमैटिक चाहिए, तो इस तरीके से मुझे अलग अलग शेड्स मिल जाएंगी। एंड उसके बाद हम चाहें कि मुझे तो ट्रायडिक चाहिए, तो ये 3 शेड्स हैं ग्रीन, ब्लू एंड रेड की, जिनको आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। एक एनाग्लस कलर कॉम्बिनेशन भी होता है जिसमें एक व्हील के साइड में जो 2-3 कलर्स होते हैं आप उनको कंबाइन करते हैं। जैसे हमारा ट्रायडिक होता है वैसे हमारा टेट्राडिक भी होता है। फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी कलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है वार्म एंड कूल कलर टोन्स का, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। एंड और ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम शेड्स, टिंट्स, टोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ह्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, कि कितनी लाइट पड़ रही है, कितना ब्राइटनेस में हम उस कलर को यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं। तो इस तरीके से कलर व्हील के बारे में डिटेल में पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। अब डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितना इंपॉर्टेंट कलर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी से हमारा मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिख रखी है, टेक्स्ट लिख रखा है, उसका स्टाइल एंड उसकी अपीयरेंस, कि वो कैसा दिखता है, किस स्टाइल में दिखता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो एक सिंपल सा टेक्स्ट अगर एक सिंपल से फॉन्ट में लिखा हो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये एक अलग मीनिंग कन्वे करता है। और वहीं अगर हम इसका फॉन्ट कुछ इस तरीके का कर दें तो ये थोड़ा सा और डेंजरस मीनिंग कन्वे कर रहा है सेम चीज़ का। और उसी फॉन्ट के ऊपर अगर मैं कलर भी ऐड कर दूं तो उसका मीनिंग और ज़्यादा डीपर हो जाएगा। तो जब भी आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो कलर तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ के साथ आपने क्या टाइपोग्राफी यूज़ की है, क्या फॉन्ट यूज़ किया है, क्या फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट कोई भी फॉन्ट कितना आप बोल्ड या कितना आप लाइट यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फॉन्ट फैमिलीज आती हैं। हमारे पास सैंस सेरिफ होता है, सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। ये फॉन्ट फैमिलीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो सैंस सेरिफ के जो फॉन्ट्स हैं उसमें आपको सिमिलर टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेरिफ में सिमिलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, वहीं जो कर्सिव फॉन्ट्स है उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी हम मीनिंग अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक तो है कि हम आइसक्रीम के लिए कोई वेब पेज बना रहे हैं टू सेल आइसक्रीम्स, एक है कि हम किसी म्यूजियम के लिए वेब पेज बना रहे हैं, एक है कि हम अपना कोई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तीनों के लिए हम डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे जब भी हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर हम म्यूजियम के लिए पेज बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में ओल्ड या विंटेज लगना चाहिए कि पुराने ज़माने का फॉन्ट है।
या अगर हम आइसक्रीम के लिए बना रहे हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो देखने में थोड़ा फन लगना चाहिए। या यहाँ पर हम थोड़े फंकी फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डिलिशियस फूड आइटम जिसको फन के साथ, मस्ती के साथ एसोसिएट किया जाता है, उस आइटम को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स को देखकर हमें यूजुअली पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरा प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल है। जैसे यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन को प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल बोला जाता है, या फिर अगर मैं कैलिब्री की बात करूं या रोबोटो की बात करूं, ये जो तीनों फॉन्ट स्टाइल्स हैं ये काफ़ी प्रोफेशनल फील आपको देते हैं। वहीं पर अगर आप फैंटेसी के काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल्स डिस्कवर करें तो वो आपको फंकी फन फीलिंग देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स अलग अलग फीलिंग देते हैं, और आप जिस तरीके का पेज, जिस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं, वो आपके फॉन्ट स्टाइल के साथ जितना मैच करे उतना बेटर मीनिंग क्रिएट होता है। अब जब भी हम फॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ करेंगे एक वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे हो सकता है ये मेरा हेडर हो, उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई हो, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया हो, तो ये मेरा एक सेक्शन हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने नीचे वाले सेक्शन में दी है, यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया है, ये मेरा सेकंड सेक्शन हो जाएगा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सेक्शन में मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स यूज़ हों, क्योंकि अगर हम एक सेक्शन के अंदर 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम 2 फॉन्ट्स पर लिमिट होंगे। एंड यूजुअली वेबसाइट के ऊपर हमारे 2-3 फॉन्ट्स की ही लिमिट होती है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत ही ग्राफिकल चीज़ नहीं बना रहे, तो तब तक हम थोड़ा सा क्लीन, प्रोफेशनल, नीट लुक रखेंगे, जिसके लिए मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स इन 1 सेक्शन वाला हम रूल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम डिस्कवर करने वाले हैं ये है गूगल फॉन्ट्स, और ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी टाइपोग्राफी सेट करने के लिए। अब गूगल फॉन्ट्स क्या है? हमारे वेब पेज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं, कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स ऐसे हैं जो मेरी मशीन में भी होंगे, मतलब मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में भी होंगे और आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी होंगे। बट कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो शायद मेरे सिस्टम में हो पर आपके सिस्टम में काम ना करें, और कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में हो पर मेरे सिस्टम में काम ना करें। और ये फॉन्ट्स हमारे ब्राउजर टू ब्राउजर भी चेंज करते रहते हैं। और कई ऐसे फॉन्ट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो पेड फॉन्ट्स हैं और इनका प्राइस सस्ता नहीं होता, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स क्या है? गूगल फॉन्ट्स को एक तरीके से हम लाइब्रेरी ऑफ फॉन्ट्स समझ सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट काउंट की बात करें तो अराउंड 1513 डिफरेंट फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब गूगल फॉन्ट्स को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इस वेब पेज पर जाना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम सर्च करेंगे fonts.google.com एंड हम इस वेबसाइट पर आकर लैंड हो जाएंगे। और यहाँ हमें डिफरेंट फॉन्ट्स में पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे रोबोटो में मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा, पॉपिंस एक काफ़ी पॉपुलर फॉन्ट है, उसमें मेरा फॉन्ट कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करें तो ओपन सांस में फॉन्ट कुछ ऐसा दिखेगा। हम चाहे तो अपने फॉन्ट्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे लाटो एक फॉन्ट होता है, तो अगर हम लाटो को सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम लिख कर टेस्ट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फॉन्ट सबसे अच्छा लगेगा, तो आई कैन जस्ट राइट लेट्स से अपना कॉलेज, एंड ये रोबोटो में कुछ ऐसा दिखेगा, पॉपिंस में कुछ ऐसा दिखेगा। डिफरेंस भी हम नोटिस कर पाएंगे अगर हम ध्यान से देखें तो। कैसे नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं ये थोड़ा सा क्लोज हम मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में स्पेस कम है। इनफैक्ट इस एन के बीच में जितनी स्पेस है और इस एन में यहाँ पर जितनी स्पेस है वो ज़्यादा है। पॉपिंस में जो स्पेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रोबोटो। उसके अलावा अगर मुझे फॉन्ट साइज़ बढ़ाकर देखना है तो इन सबका फॉन्ट साइज़ बढ़ाकर भी मैं चेक कर सकती हूँ, कम करके भी मैं चेक कर सकती हूँ। तो कुछ कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो मुझे दिखाई देंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर फैमिली के ही फॉन्ट्स मुझे देखने हैं, तो लेट्स सपोज मुझे सेरिफ फैमिलीज़ को देखना है, तो ये रोबोटो, स्लैब, प्लेफेयर, डिस्प्ले, मेरीवेदर, ये सारी की सारी मेरी सेरिफ फैमिली के फॉन्ट्स आ गए हैं। इसके अलावा अगर मुझे सिर्फ हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स देखने हैं तो ये हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गए हैं। एंड इस तरीके से सारे के सारे फॉन्ट्स को हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 1513 फैमिलीज अवेलेबल हैं। अब अगर किसी भी फॉन्ट को मुझे यूज़ करना है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई index.html फाइल है जिसके अंदर हमारे पास लिंक्ड है एक style.css कंप्लीटली एम्प्टी है, और इस HTML फाइल के अंदर हम एक h1 क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम लिखेंगे अपना कॉलेज। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो इस तरीके से टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। थोड़ा सा हम चाहें तो जूम इन भी कर सकते हैं। अब अभी जो अपना कॉलेज का फॉन्ट है वो मेरा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है,
डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को हम टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। अब मुझे अगर अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो लेट्स सपोज हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं टू रोबोटो, क्योंकि अपना कॉलेज रोबोटो में लिखा हुआ बेटर लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिंपली यहाँ पर जाकर क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही अब ये मुझे मेरे सेम टेक्स्ट के डिफरेंट वेट्स को भी दिखा देगा। यानी थिन 100 में मेरा अपना कॉलेज लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है, इटैलिक में कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम रेगुलर 400 इटैलिक, यानी इटैलिक भी है, 400 क्या है, 400 मेरा वेट है। हमने बात की थी पहले कि हमारा वेट जो है उसकी रेंज 100 से स्टार्ट होती है एंड 700 तक जाती है। तो ये मेरा रेगुलर 400 इटैलिक है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमने पहली बात किया था कि हमारा जो वेट है उसकी रेंज 100 से लेके 900 तक जाती है। 100 का मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा पतला फॉन्ट, एंड 900 का मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फॉन्ट। तो ये मेरे पास रेगुलर 400 इटैलिक मुझे दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से मेरे पास बोल्ड 700 है। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा रेगुलर 400 टाइप चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहें तो सारे के सारे फॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम चाहें तो इस पूरे रोबोटो को भी डाउनलोड करके अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पर जितने ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल्स, जितने ज़्यादा उसके डिफरेंट टाइप्स को इंक्लूड करेंगे, उतनी ज़्यादा हैवी हमारी HTML CSS फाइल्स हो जाएंगी, उतना ज़्यादा हैवी हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि जिस पर्टिकुलर फॉन्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर फॉन्ट का वो स्पेसिफिक टाइप इंक्लूड करें। तो उससे हमारा जो फाइल साइज़ है वो लाइटर रहेगा। अब यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिया कि मैं रोबोटो के अंदर रेगुलर 400 स्टाइल है, इसको चूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे वेब पर यूज़ करना चाहती हूँ। तो वेब पर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा लिंक ले लेंगे। इंपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे अभी के लिए, तो लिंक से यहाँ पर जाकर मैं ये कॉपी कर लूँगी। इसे कॉपी करके मुझे क्या करना है, अपनी index.html में हेड टैग के अंदर इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, 3 चीज़ें पेस्ट हुई। एक तो ये मेरा लिंक पेस्ट हुआ है। लिंक क्या कह रहा है, लिंक कह रहा है ये स्टाइल शीट टाइप का रिलेशन फॉर्म करता है और इसमें गूगल फॉन्ट्स का हम रोबोटो फैमिली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ के साथ 2 लिंक पेस्ट हुए हैं प्री कनेक्ट के लिए। प्री कनेक्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ से ब्राउजर को इशारा दिया जा रहा है कि हो सकता है इन दोनों वेबसाइट के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़े, तो इन दोनों वेबसाइट के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये प्री कनेक्ट के लिए दोनों लाइन्स हैं। अब अगर हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे तब भी हमारा कोड वर्क करेगा, बट फॉर सिंटैक्स सेक हम इसको रखते हैं। एंड इसके साथ अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूं एंड अपने CSS को रिफ्रेश करूं तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सिर्फ इस लिंक्स को इंक्लूड करने से कोई चेंज नहीं आता। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कॉलेज के अंदर जाकर, मतलब इस H1 हेडिंग के अंदर जाकर इस टेक्स्ट के लिए फॉन्ट फैमिली को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी, मैं लिखूंगी H1 एंड यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स ने क्या किया, एक मुझे ये लिंक दिया था पेस्ट करने के लिए और फिर मुझे CSS रूल भी बताया था इस फैमिली के लिए। तो यहाँ से इस CSS रूल को कॉपी कर लेंगे एंड इसको H1 के अंदर जाकर हम पेस्ट कर देंगे। इसको कर देंगे सेव एंड अब जब जाकर करेंगे रिफ्रेश, जैसे ही रिफ्रेश किया मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। अब ये जो फॉन्ट का टाइप है ये रोबोटो आ गया होगा। इस पर करेंगे तो ये सैंस सेरिफ फैमिली में रोबोटो फॉन्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉन्ट को चाहें तो यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो मल्टीपल फॉन्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आने वाली कई जगह ऐसी होगी जिसके अंदर हम गूगल फॉन्ट्स को काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर रहे होंगे। आप चाहें तो अपने जो वेब पेजेस आप बनाते हैं या अपने जो प्रोजेक्ट्स पर आप काम करेंगे उसके ऊपर गूगल फॉन्ट्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे आइकन्स। अब एक वेबसाइट के ऊपर हम बहुत सारे आइकन्स को देखते हैं। जैसे अगर मैं गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरा एक आइकन है जिससे कुछ मूवमेंट हो रही है और ये क्या कर रहा है, लाइट से डार्क मोड में स्विच कर रहा है। ये मेरा एक आइकन मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये जो प्लस है ये अपने आप में एक आइकन है। ये जो ड्रॉप डाउन वाला एरो मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने आप में एक आइकन है। यहाँ पर ये जो ए दिखाई दे रहा है ये भी आइकन है। ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है दिस इज ऑल्सो एन आइकन, दिस इज ऑल्सो एन आइकन, दिस इज ऑल्सो एन आइकन। तो काफ़ी सारे डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर हमें दिखाई देते हैं। हम किसी भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं नेटफ्लिक्स को ओपन करूँ तो इसके ऊपर भी कई आइकन्स मुझे दिखाई देंगे नेटफ्लिक्स के पेज पर। जैसे ये जो मुझे इंटरनेट का साइन दिखाई दे रहा है दिस इज एन आइकन। अगर हम इस ग्रेटर देन एरो की बात करें तो ये भी मेरे पास अपने आप में एक आइकन है। नीचे जाएंगे तो ये प्लस का साइन है जो मेरे अकॉर्डियन को ओपन कर रहा है, ये भी अपने आप में एक आइकन है। ये ड्रॉप डाउन का जो एरो मुझे दिया गया है ये भी अपने आप में एक आइकन है। एंड हर एक वेबसाइट पर डिफरेंट आइकन्स यूज होते हैं। अब बहुत सारी साइट्स इंटरनेट पर ऐसी अवेलेबल हैं जिस पर आपको बहुत सुंदर बट पेड आइकन्स मिल रहे होंगे। पर हम 2 वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे जिस पे आप फ्री आइकन्स को जाकर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो है गूगल आइकन्स। तो गूगल आइकन्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे जिनको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लेट्स सपोज मुझे सेटिंग्स दिखानी है अपने पेज पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टैटिक आइकन फॉन्ट में मैं जाऊँगी
यहाँ पर, एंड सबसे ऊपर हम इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपनी index.html के अंदर ऊपर इंक्लूड करेंगे। तो इस लिंक को जैसे ही मैंने इंक्लूड कर लिया, अब अगर मुझे कहीं भी आइकन को इंसर्ट करना है, मतलब अगर मुझे सेटिंग्स कहीं भी दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने HTML के अंदर इस स्पैन को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये स्पैन क्या है, अपने आप में सेटिंग्स वाला आइकन है, इसको कर देंगे सेव। एंड अब अगर मैं अपने पेज को जाकर खोलूं तो मेरे पेज पर मुझे अपना कॉलेज तो दिखाई दे ही रहा था, अब मुझे सेटिंग्स वाला आइकन भी दिखाई दे रहा है। अब हम चाहें तो कोई और आइकन भी शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे डिलीट वाला ये आइकन शो करना है, तो इसके लिए हम इस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर इस लिंक को पेस्ट कर लिया, एंड अपने आइकन को इंसर्ट करने के लिए इस स्पैन को मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इस स्पैन को मैंने पेस्ट कर लिया, सेव। ये मेरा डिलीट के लिए है। अब यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, तो डिलीट वाला जो आइकन है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग आइकन्स हैं, और ये सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल आइकन्स हैं, जिनको हम गूगल आइकन से उठाकर अपनी किसी भी फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये काफ़ी जगह हमारी हेल्प करते हैं। कई जगह हमें बटन बनाना होगा, बटन के ऊपर हमें इस तरीके का एरो फॉरवर्ड दिखाना है, तो हम ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं। मुझे लॉगिन के ऊपर कुछ दिखाना है सिंबल, ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं। टॉगल के लिए ये वाला आइकन हम यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और वेबसाइट होती है आइकन्स के लिए, विच इज फॉन्ट ऑसम। एंड फॉन्ट ऑसम भी काफी पॉपुलर वेबसाइट है टू यूज आइकन्स। जैसे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट गो टू फॉन्ट ऑसम, एंड जब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके का पेज हमारे लिए खुलेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, गेट मोर विद प्रो, स्टार्ट विद फ्री। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मुझे क्या करना है, सिंपली आइकन्स वाले पेज पर जाना है, और यहाँ पर जाकर मुझे बहुत सारे डिफरेंट आइकन्स दिखाई देंगे। लेट्स सपोज मुझे फॉन्ट ऑसम का डिलीट वाला आइकन चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि डिलीट के लिए इनके पास ये डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं। अब फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए हम इसकी मेन वेबसाइट नहीं, हम एक और लिंक खोलेंगे विच इज़ cdnjs.com। cdnjs.com में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जिसमें फॉन्ट ऑसम के लिए आपको एक पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को आपको इंक्लूड करना है अपने हेड के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे लिंक मुझे मिलेंगे। मुझे क्या करना है, ये वाला जो लिंक है, या तो हम सिर्फ लिंक को यानी URL को कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम कॉपी कर सकते हैं पूरा लिंक टैग। तो जैसे ही मैंने टैग को कॉपी किया, इसको हम हेड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं अपनी index.html में, इसको कर देंगे सेव। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, मेरा लिंक पेस्ट हुआ, किसके लिए, मेरे फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी के लिए। अब जैसे ही मैंने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, इसका मुझे वर्जन भी यहाँ पर दिख जाएगा, वर्जन है 6.4.0 जो अभी तक का लेटेस्ट है। तो अब हम फॉन्ट ऑसम के डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए दोबारा से फॉन्ट ऑसम पर आ जाएंगे। मान लेते हैं मुझे डिलीट में ये वाला सिंबल, ये ट्रैश वाला सिंबल मुझे डिस्प्ले कराना है, ये आइकन मुझे डिस्प्ले कराना है। तो इस पर मैंने किया क्लिक, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि रिएक्ट में करवाना है तो ये सिंटैक्स होगा, Vue.js में ये, SVG फॉर्म में ये। तो मुझे HTML में अगर इस चीज़ को कराना है तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये कॉपी हो गया। यहाँ पर क्या है, मैंने एक आई टैग को कॉपी किया है। आई का मतलब यहाँ पर है आइकन। जैसे ही ये चीज़ डिस्प्ले होगी मेरे ब्राउजर के ऊपर, वैसे ही ये एक आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से दिख भी रहा है ट्रैश यानी गार्बेज, तो ट्रैश के लिए हम आइकन यूज़ कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब जाकर अपने पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये जो थर्ड आइकन मेरे पास आया है, ये मेरा फॉन्ट ऑसम का आइकन है। तो थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये वाला आइकन गूगल फॉन्ट से आया, ये भी गूगल फॉन्ट से आया, एंड ये वाला आइकन मेरे पास फॉन्ट ऑसम से आया। तो मल्टीपल वेबसाइट से मल्टीपल आइकन्स यूज़ करना भी हमारे लिए पॉसिबल है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के आइकन्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि वो सारे के सारे आइकन्स फिर देखने में कंसिस्टेंट लगेंगे। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं जो अपने सारे आइकन्स को कर्व्ड शेप में बनाते हैं, तो वो एक जैसे दिखने ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारे वेब पेज के ऊपर एक कंसिस्टेंसी होती है, तो वो ज्यादा नीट एंड क्लीन लगती है देखने में। तो आई होप कि आइकन्स के बारे में हम समझ गए हैं। आप खुद जाकर एक दो आइकन्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कैसे आप अपने आइकन्स को इंक्लूड कर रहे होंगे किसी भी वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट हम काम करने वाले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जो एक फोटोग्राफी पेज के लिए साइड बार मेन्यू बनाना होगा। यानी हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, डार्किश इमेज एक कैमरा की, और ये हमारा साइड बार मेन्यू है। मतलब इस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही साइड से मेरा साइड बार मेन्यू आएगा। उसके ऊपर हमारा कोई लोगो हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। एंड ये मेरा एक क्रॉस का साइन है। डिफरेंट ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो फोटोग्राफी के हिसाब से ऑप्शंस होते हैं, उन सबको हमने बनाया
बनाया है, हर ऑप्शन के साथ आप नोटिस कर रहे होंगे एक आइकन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो आइकन्स हैं ये फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं। इनफैक्ट ये जो क्रॉस है ये भी अपने आप में एक आइकन है। नीचे सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं ये भी अपने आप में एक आइकन्स है। एंड हर एक आइकन पर सोशल मीडिया वाले सेक्शन में जब हम हवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आइकन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है एंड व्हाइट कलर या तो उसकी ओपेसिटी बढ़ रही है या उसका कलर ग्रेइश से थोड़ा सा व्हाइटिश में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पर जा रहे हैं तो हर एक पर जब हम हवर कर रहे हैं तो हर किसी में हमें बॉक्स की शैडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये भी मुझे मेरा एक बॉक्स या पैनल टाइप है। एंड जैसे इस क्रॉस को हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही वे चला जाएगा। ये जो मेरी 3 लाइंस होती हैं इसको हम यूजुअली हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। तो 3 लाइंस पर क्लिक करके जैसे ही हमारा पूरा का पूरा मेन्यू या फिर पूरा का पूरा नेविगेशन पैनल एक तरीके से हमें दिखाई देने लगता है। तो ये वाला जो आइकन है ये भी फॉन्ट ऑसम का एक आइकन है। तो इस पूरे के पूरे पेज के ये जो साइड बार है इसको हम बिल्ड करने वाले हैं ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। यूजुअली जब इस तरीके के नेविगेशन पैनल्स या इस तरीके के साइड बार डिजाइन होते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, क्योंकि कई बार हम कई जगह क्लिक करेंगे तो उसमें बटन्स होने चाहिए या कुछ और चीजें होनी चाहिए। बट यहाँ पर अभी हम प्योरली HTML CSS को यूज करके इसे बिल्ड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस तरीके के पेज के साथ, यानी ये क्या है, ये मेरा एक स्टार्टर कोड है जो हमारे पास अवेलेबल होगा। हमने 2 फाइल्स बनाई है, एक है हमारे पास index.html जिसके अंदर कुछ कुछ बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी लेआउट बना रखा है, और एक है style.css जो भी कंप्लीटली खाली है। इसके अलावा हमने एक photo.jpg भी बना रखी है जो हमारी बैकग्राउंड में फोटो यूज हो रखी है उसके लिए। ये तीनों चीजें आपको अवेलेबल होंगी, आप इसी कोड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं। ऊपर हेड में हमने क्या किया है, नॉर्मल सारी चीजें हैं। टाइटल हमने CSS प्रोजेक्ट रखा है, हमने style.css के साथ इसको कनेक्ट किया है। साथ के साथ हमने गूगल फॉन्ट्स के साथ यहाँ पर पहले से ही प्री कनेक्ट कर रखा है एंड उसके साथ हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है। अब जब भी हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो उसमें एक आउटर बॉक्स हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है मेन बॉक्स। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अगर हम इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर ये मेरा आउटर बॉक्स है विच इज माई मेन बॉक्स, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट आ रहा होगा। अब मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले मेन बॉक्स के अंदर हमने एक चेक बॉक्स को बनाया है, यानी ये वाला जो मेरा चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स को हम चाहे तो टिक कर सकते हैं, इसे हम चाहे तो अनटिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक चेक बॉक्स हमने क्रिएट किया है। अब चेक बॉक्स हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तो बटन के क्लिक होने से क्या चीजें होनी चाहिए उसको यूजुअली जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। पर CSS के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। यानी चेक बॉक्स को चेक किया तो कुछ एक्शन होगा, अनचेक किया तो कुछ एक्शन होगा। चेक किया तो एक पर्टिकुलर चीज होगी, अनचेक किया तो एक पर्टिकुलर चीज होगी। तो ये मेन आइडिया है चेक बॉक्स को यूज करने के पीछे। चेक बॉक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाया, इसको आईडी हमने चेक दी है। उसके साथ हमने एक डिव क्लास बनाई है button1, BTN1 इसको हमने नाम दिया है। और इस div क्लास के अंदर हमने अपने चेकबॉक्स का लेबल रखा है। यानी यूजुअली चेकबॉक्स का जो लेबल होता है वो कोई टेक्स्ट होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर चेकबॉक्स बनाया है तो उसके साथ मैंने यस लिख दिया, तो ये क्या होता है, ये मेरा लेबल होता है एंड ये मेरा चेकबॉक्स होता है। अब यहाँ पर लेबल की जगह हमने क्या किया है, लेबल की जगह हमने एक आइकन डिस्प्ले कराया है। कौन सा आइकन, सॉलिड बार्स वाला आइकन, मतलब ये वाला आइकन हमने डिस्प्ले कराया है। एंड इस आइकन को हम चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे button1 पर, तो यहाँ पर मेरा कुछ लेबल या मेरा आइकन डिस्प्ले होकर आ रहा होगा। इसको अभी हमने कलर वाइट दिया है, पर अभी इसका कलर अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये और क्लियरली दिखाई देगा। ये जो मेरा आइकन है, ये वाले आइकन की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर येस की जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा है एज अ लेबल, येस की जगह मुझे मेरा हैमबर्गर मेन्यू वाला आइकन दिखाई दे रहा है एज माई लेबल। लेबल का क्या काम होता है, लेबल का काम होता है कि जब इसको क्लिक किया जाए तो ये टिक हो जाए। तो जब मैं इस हैमबर्गर को क्लिक करूंगी तो ये टिक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे चेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगा। कैसे इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने, इंस्पेक्ट कर लेते हैं वापस से। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया है, लेबल में फॉर चेक कर दिया है। फॉर चेक यानी जिसको भी आप चेक अनचेक करना चाहते हैं उस चेकबॉक्स की हमने आईडी लिख दी है फॉर। तो लेबल के अंदर आइकन को बनाने का मतलब है बेसिकली कि लेबल में जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते थे उसकी जगह बस एक आइकन मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है, यानी अपने लेबल को क्लिक करने से कोई चीज चेक हो रही है, अनक्लिक करने से कोई चीज अनचेक हो रही है। अनक्लिक नहीं, वो बेसिकली डबल क्लिक होता है। अब ये हमने फर्स्ट डिव मेन बॉक्स के अंदर फर्स्ट डिव बनाया है। मेन बॉक्स के अंदर पहले चेक बॉक्स बनाया, फिर हमने फर्स्ट डिव बनाया विच इज माय button1। अब उसके बाद हमने एक पूरा का पूरा डिव बनाया है जो मेरे साइड बार मेन्यू के लिए। साइड बार मेन्यू वाला डिव कुछ इतना पार्ट फॉर्म करता है। साइड बार मेन्यू वाले डिव के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे पहले हमने एक लोगो क्रिएट किया है जिसमें हमने अपना कॉलेज लिखा है। तो लोगो के लिए यहाँ पर हमने एक डिव बनाया है जिसको क्लास हमने दी है लोगो नाम से।
ये photo.jpg हटा लेते हैं। इसके अंदर एंकर टैग में हमने अपना कॉलेज लिखा है एंड ये अभी किसी चीज को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तो इतना पार्ट में हमारा लोगो डिस्प्ले होता है, दिस पार्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और बटन 2 बनाया है। जैसे हमने बटन 1 बनाया था वैसे अब बटन 2 बनाया है। बटन 2 के अंदर भी लेबल लगाया है और बटन 2 का कलर अभी हमने ग्रे दे रखा है एंड इसके अंदर भी हमने एक आइकन क्लास बना रखी है और ये किसके लिए, फॉर चेक, यानी बटन 1 भी फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए, बटन 2 भी फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए। तो बटन 1 पे क्लिक किया तो ये चेक हो गया, अनचेक हो गया। बटन 2 यानी ये जो क्रॉस साइन है, ये मेरा बटन 2 है, इस पे क्लिक किया तब भी ये चेक हो गया, दोबारा क्लिक किया तो अनचेक हो गया। तो ये दोनों जो बटन है ये सेम चेक बॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा क्रक्स फॉर्म करती है कि कैसे बिना जावास्क्रिप्ट के हम अपने CSS साइड बार पैनल को फॉर्म कर पा रहे हैं इस चेक बॉक्स की हेल्प से। अब यहाँ पर दोबारा क्या करते हैं, अपना जो हमारा बार था उसका कलर हम व्हाइट सेट कर देते हैं, बार इन द सेंस हमारा हैमबर्गर मेन्यू। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने अपना मेन्यू फॉर्म किया है। मेन्यू बटन 2 के बाद हमने मेन्यू बनाया जिसमें सारे हमारे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मेन्यू को हमने फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर हर एक मेन्यू का टाइप लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के अंदर 2 चीजें हैं, एक है हमारा आइकन, उसका नाम के लिए हमने उसको लिंक की फॉर्म में बना लिया है। हर लिस्ट आइटम के अंदर एक आइकन है, फिर उसका नाम, आइकन है, फिर उसका नाम। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल लिस्ट आइटम्स हैं हमारे पास। हम चाहे तो हवर भी कर सकते हैं, ये आइकन फिर उसका नाम, आइकन फिर उसका नाम, आइकन फिर उसका नाम। तो हर तरीके से एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम मेरे पास फॉर्म होकर आ रहा है। एंड उसके बाद लास्ट में मेन्यू के बाद हमारे पास है हमारा सोशल मीडिया पैनल। तो सोशल मीडिया पैनल के अंदर हमने दोबारा से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को फॉर्म किया है जिसके अंदर इस बार लिस्ट आइटम नहीं रखे, सिंपली जाकर हमने अपने क्लिकेबल आइकन्स बना दिए। एंकर टैग के अंदर आइकन अवेलेबल है। तो ये मेरा एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक आइकन है। तो ये पूरी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ये पूरा मेरा सोशल मीडिया का पैनल है। तो इस चीज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक फाइनल सुंदर फोटोग्राफी वेब पेज के अंदर, जिसमें हमारा एक वर्किंग साइड बार मेन्यू होगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक CSS के साथ, यानी कुछ CSS प्रॉपर्टीज हैं जो हम धीरे धीरे सेट करेंगे अपने पेज के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी style.css पर। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे जो हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगी। जैसे बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि जितनी भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन आती है वो 0 हो जाए एंड जितनी भी पैडिंग आती है वो 0 हो जाए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज में मार्जिन, पैडिंग, सारी चीजें हट गई। यूजुअली हम किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से शुरू कर देते हैं ताकि हमें क्लीन स्लेट मिल जाए। क्लीन स्लेट इन द सेंस जितनी बाय डिफॉल्ट, जैसे लिस्ट में एक पर्टिकुलर पैडिंग मार्जिन अवेलेबल होती है तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हट जाती हैं। हम चाहें तो इसके बिना भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी CSS की, बट एक क्लीन स्लेट के लिए हमने ये चीज लिख ली है। इसके साथ साथ हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अपना एक पर्टिकुलर फॉन्ट सेट करने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर एंड यहाँ पर जाकर हम लेट्स सपोज वी सिलेक्ट दिस फॉन्ट साइज। पहले यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, रोबोटो को। पॉपिंस पे जाएंगे, पॉपिंस को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉपिंस में हम लेट्स से रेगुलर 400 रखते हैं अपना फॉन्ट साइज। लिंक में हमने प्री कनेक्ट के जो लिंक हैं उनको ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो हम सिर्फ इतना लिंक कॉपी करने वाले हैं। तो ये प्री कनेक्ट वाले लिंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ हम अपना 3rd लिंक कॉपी कर लेंगे फॉर माई पॉपिंस फैमिली। अब इसकी CSS भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। style.css के अंदर फॉन्ट फैमिली हमने रखी है पॉपिंस सैंस सेरिफ। इसको कर लिया सेव। अब अपने पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सबके फॉन्ट हमारे लिए चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से एक मेजर चेंज आया है वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ से हमने एक बेसिक शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम चेंजेस करने वाले हैं अपने मेन बॉक्स की तरफ। थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मेन बॉक्स कौन सा पार्ट है? मेन बॉक्स है हमारा पूरे के पूरे कोड का मेन पार्ट, विच इज माय एंटायर बॉक्स स्पेस। मेन बॉक्स के अंदर चेंजेस करने के लिए हमने जो क्लास इसे दी है मेन अंडरस्कोर बॉक्स। अब मेन बॉक्स में सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने वाले हैं। जो भी हमने अपनी photo.jpg लेके रखी है उसको हम एज बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो फोटो को बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम लेंगे बैकग्राउंड एंड अपना URL यहाँ पर लिख देंगे। URL क्या है मेरे लिए? URL है myphoto.jpg। तो इस तरीके से मेरा जो बैकग्राउंड बन जाएगा वो बन जाएगा मेरी पूरी फोटो। इंस्पेक्ट को अगर हटाएं तो मेरा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब ये जो वेब पेज है इसके सिर्फ इतने पार्ट में मुझे फोटो दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मेन बॉक्स की हाइट क्या है? अभी मेरे मेन बॉक्स की हाइट है सिर्फ उतना पार्ट जिसमें कॉन्टेंट है। यानी यहाँ पर आकर मैं आऊँ तो मेरे मेन बॉक्स की हाइट सिर्फ इतनी है। अब अगर मैं चाहती हूँ मेरे मेन बॉक्स पूरे डॉक्यूमेंट की हाइट ले ले, डॉक्यूमेंट यानी जितना स्क्रीन पर मुझे वेबसाइट का पार्ट दिखाई दे रहा है उस पूरे वेबसाइट की हाइट दे दे, तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं गिव डिव हाइट ऑफ कंप्लीट पेज। तो उसके लिए हम यहाँ यूज हाइट 100% लिख सकते हैं। तो वो चीज़ एक बार ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे हाइट 100%, सेव एंड यहाँ पर करें अगर रिफ्रेश
तो उससे क्या हुआ, हाइट मेरी चेंज नहीं हुई। दूसरी चीज हम ट्राई कर लेते हैं, अनदर वे इज टू सेट व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट की हमने बात की थी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिवनेस में। व्यू पोर्ट यानी वो पूरा पार्ट मेरी विंडो का जो मुझे पूरा विजिबली दिखाई दे रहा है। जब भी हम व्यू पोर्ट की बात करेंगे तो ब्राउजर पे जो मुझे पूरा पेज दिखाई दे रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहेंगे। तो व्यू पोर्ट हाइट सेट करने के लिए हम इसे लिखते हैं 100 VH, यानी 100% ऑफ व्यू पोर्ट। इसको अब करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरी हाइट जो है वो पूरे के पूरे पेज पर अब आ रही है। तो 100 VH हमें करना होता है जब भी हम किसी की डिव की हाइट पूरे के पूरे व्यू पोर्ट की हाइट यानी पूरी विंडो पर 100% स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो व्यू पोर्ट यानी VH हमारा ऐसा यूनिट है जिसके बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर हमें कुछ नए यूनिट्स या कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखनी होती है CSS में तो हम कुछ इसी तरीके से सर्च करते हैं एंड चीज़ों को अप्लाई कर करके टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वर्क करती है एंड वहां से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। अगर हमें व्यू पोर्ट या VH के बारे में और पढ़ना है तो हम जा सकते हैं VH MDN पर। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें अवेलेबल मिल जाएंगी। VH इज बेसिकली माई रिलेटिव लेंथ यूनिट। VH इज 1% ऑफ व्यू पोर्ट्स हाइट। तो आप 100 VH करेंगे तो 100%, अगर हम यहाँ पर 50 VH कर देते तो मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। सिलेक्ट, रिफ्रेश, तो 50% हाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, पर हमें तो 100% चाहिए। सेव, रिफ्रेश। इसके साथ साथ हम करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज को एज माई कवर। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से पूरी इमेज जो है वो बैकग्राउंड को कंप्लीटली कवर करेगी। तो बेटर तरीके से हमारा थोड़ा कैमरा दिखाई दे रहा है एंड चीजें कुछ इस तरीके से अब मुझे डिस्प्ले होकर दिख रही हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम मैनिपुलेट करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज जिसको हम चेंज करेंगे, तो मेरे मेन बॉक्स को खोल लेते हैं। मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले मेन बॉक्स में आता है मेरा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, इस बटन पर हम आ जाते हैं, यानी इस बटन के स्टाइल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसकी क्लास हमने दे रखी है बटन 1 एंड बटन 1 के स्टाइल को चेंज करने के लिए अभी HTML के अंदर ऑलरेडी हमने बटन 1 को क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टाइल यानी कलर हमने वाइट दे रखा है, पर इस वाइट कलर को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसको कलर हम दे देते हैं वाइट के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया इस बटन के अंदर। इनफैक्ट मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, हम इस बटन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाकर हम कर देते हैं लेट्स सपोज 30 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो अब ये बटन साइज में पहले से मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है एंड इसके साथ साथ इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसे बोल्ड करते हैं। फॉन्ट वेट को सेट करते हैं लेट्स सपोज 700। सेव, रिफ्रेश। वे हल्का सा बोल्ड भी हो गया है। तो इस तरीके का बटन अब मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसकी पोजीशन सेट करने के लिए, यानी मेरी मेन वेबसाइट के ऊपर ये मुझे कहीं लेफ्ट में दिखाई दे, हम इसकी पोजीशन सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे पोजीशन दे सकते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब है कि इसका जो पोजीशनड पेरेंट है, पेरेंट क्या है इसका अभी, मेन बॉक्स। मेन बॉक्स को अभी हमने कोई पोजीशन नहीं दी, तो इसका एब्सोल्यूट जो पेरेंट बनेगा पोजीशन बॉक्स, तो अभी इसका कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं है, मतलब हम पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से हम इसको देना चाहते हैं लेट्स सपोज 16 पिक्सल्स। तो पूरा अब टॉप पे चला जाएगा क्योंकि टॉप से कोई हमने पोजीशन सेट नहीं की, सिर्फ लेफ्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाएगा। रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे पास आ गया है। हम चाहें तो इसको साइज में और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी किसी टेक्स्ट का या जब भी किसी कंटेंट का मुझे साइज थोड़ा बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमने सीखा है कि हम लाइन हाइट को भी यूज कर सकते हैं। लाइन हाइट क्या करता है, दो लाइंस के बीच की हाइट को सेट करता है, मतलब दो टेक्स्ट में बेस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो लाइन हाइट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको कर देते हैं 60 पिक्सल्स के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज में बड़ा हो गया। अगर हम चाहें तो हम इसको 660 अगर मैं कर दूं, सेव, रिफ्रेश, तो लाइन हाइट कुछ यहाँ पर आ गई। तो 60 पिक्सल्स है तो कुछ यहाँ पर आ गया। हम चाहें तो इसको 660 भी कर सकते हैं। 660 करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा डॉक्यूमेंट में, नीचे की तरफ मतलब यहाँ पर आ गया है मेरा आइकन। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 660 लाइन हाइट कहने का मतलब है कि एक लाइन ऑफ कंटेंट को 660 पिक्सल्स चाहिए, पर इतने ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 60 पिक्सल्स चाहिए। तो ऊपर जाकर ये एट 60 पिक्सल्स सेट हो जाएगा। तो ये हमने स्टाइलिंग दे दी अपने बटन 1 को। बटन 1 के बाद क्या आता है मेरे पास, बटन 1 के बाद हमारे पास आता है मेरा साइड बार मेन्यू, मतलब ये पार्ट। तो अब साइड बार मेन्यू को स्टाइलिंग देते हैं, साइड बार अंडरस्कोर मेन्यू। साइड बार मेन्यू को सबसे पहले तो पोजीशन देते हैं। पोजीशन इसको हम देने वाले हैं फिक्स्ड पोजीशन दी, रिफ्रेश किया, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद हम एक खास चीज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है साइड बार मेन्यू बनाने के लिए। हम इसको लेफ्ट देंगे -350 पिक्सल्स। माइनस का क्या मतलब है, जब भी हम XY एक्सेस की बात करते हैं तो माइनस का मतलब है और लेफ्ट की तरफ, और ये और ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सारे के सारे जो मेरा साइड बार मेन्यू था
वो मेरी स्क्रीन से गायब हो गया। वो एग्जिस्ट करता है अभी भी पेज के ऊपर, पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? उस पार्ट में एग्जिस्ट करता है जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम जो भी एनिमेशन चाह रहे हैं स्लाइड इन स्लाइड आउट करने की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो इसकी पोजीशन है वो मेरी -350 पिक्सल्स रहे, या इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, तो क्या हो, वो कंप्लीटली मेरी स्क्रीन के बाहर हो। अब जैसे इसको चेंज करके हम -250 पिक्सल्स करेंगे सेव रिफ्रेश, तो क्या होगा, तो भी स्क्रीन से गायब होगा। इसको थोड़ा सा कम करके 200 पिक्सल्स कर देंगे, -200, तो भी स्क्रीन से गायब है। अगर मैं इसे -50 पिक्सल्स करूं तो ये लेफ्ट से कहाँ है, थोड़ा सा गायब है। तो जब तक ये 0 रहेगा, यानी 0 पिक्सल्स, तो 0 पिक्सल्स यानी अब ये बिल्कुल मार्जिन पर आ रही हैं सारी चीजें, जो हमारा XY एक्सिस है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा दूर भेजना चाह रहे हैं, तो -300 पिक्सल्स पे स्क्रीन से हमने इसको गायब कर दिया है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अभी के लिए क्योंकि हम स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं, तो अभी के लिए इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं एंड इस चीज को हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी के लिए हमारा जो पूरा साइड बार मेन्यू है उसको हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो हम सेट करेंगे वो है इसकी हाइट। अब हम चाहते हैं हमारा जो साइड बार मेन्यू है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हाइट ले, तो उसको कंप्लीट हाइट देने के लिए हम इसकी हाइट भी 100 VH के इक्वल सेट करेंगे, सेव रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे ही साइड बार मेन्यू पर अब हम जाकर स्क्रॉल करेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पेज की कंप्लीट हाइट को लेगा। इसके साथ हम इसकी कोई विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज एज 300 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो अब इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है साइज में, अब उतना छोटा नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। हम चाहें तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं RGBA 255। हम इसको एक वाइट का शेड देने वाले हैं, तो वाइट बनाने के लिए सारे कलर्स में 255 एंड अल्फा वैल्यू को शुरुआत में करते हैं 1, सेव रिफ्रेश। तो अभी बैकग्राउंड कलर क्या है, कंप्लीटली वाइट है, पर मुझे कंप्लीटली वाइट नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा शेड ऑफ वाइट इसको देना चाहती हूँ। तो ओपेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अल्फा चैनल में हम डालेंगे 0.1 वैल्यू, सेव रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में जो फोटो हमने डाली है वो डार्क ब्लैक कलर की है एंड उसके ऊपर हल्का सा वाइटिश है, तो एक ग्लास शेड हमें दे रहा है जो देखने में अच्छा लगता है वेब पेजेस के ऊपर। एंड इसके बाद हम चाहें तो उसको बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो देने के लिए हम लिखेंगे 0 0, लेट्स सपोज वी गिव इट 2 पिक्सल्स RGBA। बॉक्स शैडो भी हम थोड़े से वाइट के शेड की देंगे, 255, यहाँ पर भी 255 एंड इसके अल्फा को सेट करते हैं 0.5 ताकि थोड़ा ज्यादा विजिबल हो एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड कलर, सेव रिफ्रेश। तो मेरी बॉक्स शैडो है, पर बॉक्स शैडो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम 4 पिक्सल्स या 6 पिक्सल्स पर सेट कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अब ये और ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मेरे बॉक्स शैडो बन गई। अब साइड बार मेन्यू को हमने स्टाइलिंग दे दी है। नेक्स्ट जिस चीज़ को हम स्टाइल देंगे वो है मेरे साइड बार मेन्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी सबसे पहले मेरा लोगो। लोगो को स्टाइल देने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू एंड उसके बाद डॉट लोगो। तो यहाँ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं कि वो वाली लोगो क्लास जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर आती है। तो सिलेक्टर्स के बारे में आई होप हमने अच्छे से पढ़ा था, तो हम रिवाइज कर पा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। तो लोगो को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको भी एक पोजीशन दे देते हैं विच इज एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई चीज नहीं आया। उसके बाद इसको क्या देंगे, इसको हम विड्थ देने वाले हैं 100%। अभी जो इसकी लोगो की विड्थ थी वो उतनी थी जितना इसका कंटेंट था, यानी अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूं तो अभी मेरे लोगो को इतनी विड्थ मिल रही थी, पर जैसे ही रिफ्रेश किया अब मेरे लोगो को कंप्लीट विड्थ मिल रही है। तो दिस इज माय कंप्लीट विड्थ वाला लोगो। एंड इसके साथ साथ हम इसको लाइन हाइट भी देने वाले हैं एज 60 पिक्सल्स, यानी ये उतना ही बड़ा हो जाए साइड में जितना हमने बटन 1 को बनाया है, सेव रिफ्रेश। तो ये अब साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। एंड साथ के साथ हम इसे भी बॉक्स शैडो देंगे। बॉक्स शैडो हम इसे यही सेम देने वाले हैं, सेव रिफ्रेश। एंड इस तरीके की बॉक्स शैडो मुझे दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, टॉप वाली बॉक्स शैडो से कम करने का मतलब थोड़ा सा कम फैला सकते हैं, 4 पिक्सल्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कम स्प्रेड हो रही है। तो इस तरीके से लोगो को हमने स्टाइल दे दिया। नेक्स्ट किस एलिमेंट को हम स्टाइल देंगे, नेक्स्ट हम स्टाइल देने वाले हैं अपने लोगो के एंकर टैग को, यानी इस वैल्यू को। अपना कॉलेज जो भी हमने लिखा हुआ है इसको हम स्टाइल देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड बार मेन्यू डॉट लोगो एंड लोगो के अंदर का जो एंकर टैग है। तो जो भी स्टाइलिंग हम देंगे वो सारे के सारे एंकर टैग्स पे अप्लाई नहीं करेगी, वो सिर्फ उस एंकर टैग पे अप्लाई करेगी जो मेरे लोगो क्लास के अंदर है, जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर है। यानी index.html के अंदर हम इस एंकर टैग को स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी हम पोजीशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट, यानी अपने इमीडिएटली पोजीशन पेरेंट के रिलेटिव हम इसको पोजीशन दे रहे हैं लेफ्ट से। लेट्स सपोज इसको हम देते हैं 30 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये कहाँ आया, ये मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आ गया है मेरे पास। इनफैक्ट इसको और विजिबल करने के लिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टू व्हाइट, सेव रिफ्रेश। तो अब अपना कॉलेज की बात करें तो मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो गया है। इसको हमें और ज्यादा राइट की तरफ प्लेस करना है, तो इस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, 50 पिक्सल्स कर सकते हैं। तो ये और ज्यादा राइट की तरफ थोड़ा आ गया है।
है, तो थोड़े डिस्टेंस पर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को रिमूव करेंगे। अब ये जो अंडरलाइन है इसको रिमूव करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट डेकोरेशन नाम से, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम सेट कर देंगे टू नन, तो मेरी अंडरलाइन हट जाएगी अपना कॉलेज से और सिर्फ ये वैल्यू मुझे दिखाई देगी। अब हम चाहें तो अभी जो इसका फॉन्ट साइज है विच इज 16 पिक्सल्स, इसको बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना हो तो हम लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा और बोल्ड करना है तो बोल्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट वेट को सेट कर देते हैं टू 500, सेव रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो ये अपना कॉलेज का हमने एंकर टैग को सेट कर दिया है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी हायरार्की के अंदर, हमारे बटन 2 के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा मेन्यू, यानी साइड बार का जो मेन मेन्यू है वो, तो अब हम इसे मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे, हम लिखने वाले हैं साइड बार मेन्यू के अंदर मेन्यू, तो मेन्यू में सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स को विजिबल कराते हैं, इसको लिखते हैं कलर व्हाइट, सेव रिफ्रेश। तो मेरे जो आइकन्स हैं अब ये व्हाइट कलर में मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करते हैं, पोजीशन रखेंगे हम एब्सोल्यूट एंड इसे हम विड्थ देने वाले हैं 100%। 100% विड्थ देने का क्या मतलब है कि अभी जो मेरा मेन्यू है यानी ये वाला पार्ट, ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, ये मेरे पूरे के पूरे साइड बार मेन्यू जितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, तो इसीलिए 100% दे दिया है। एंड इसके साथ साथ इसे टॉप से हम पोजीशन देने वाले हैं अराउंड, एक बार 80 पिक्सल सेट करते हैं, सेव रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर आकर सेट हो गया है मेरा मेन्यू, इस पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आकर सेट हो गया है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो टॉप से इसको हम 80 पिक्सल्स दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये अब थोड़ा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सोशल मीडिया वाला मेरा पूरा बार था, यानी ये वाला जो पूरा मेरा डिव था, ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया है। इसलिए खिसक गया है क्योंकि मेन्यू को हमने टॉप से जगह दे दी है नीचे की तरफ। अब टॉप से जगह दे दी है तो सोशल मीडिया वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी सारी स्पेस मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब मेन्यू के अंदर हम एक एक इसके एलिमेंट को देखते हैं, यानी index.html में अगर मैं मेन्यू पर जाऊं तो उसके अंदर मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास आइकन है एंड मेरे पास एंकर है। तो इन सब के लिए हम स्टाइल सेट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम स्टाइलिंग सेट करेंगे मेन्यू के अंदर, index.html में मेन्यू से पहले क्या आता है, मेन्यू से पहले मेरे पास मेरा बटन 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं। index.html में मेन्यू तो आ रहा है पर मेन्यू से पहले एक बटन 2 है जिसके लिए हमने स्टाइल सेट नहीं किया अभी, तो उसके लिए एक बार स्टाइल सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू एंड देन माय बटन 2। तो इस बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने के लिए इसे भी हम सिमिलर प्रॉपर्टीज देंगे जो हमने बटन 1 को दी है। यहाँ पर सबसे पहले इसका कलर सेट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि बटन 2 का जो कलर है एग्जैक्टली व्हाइट नहीं रखना, हम इसका कलर ग्रे रखना चाहते हैं, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे बटन 2 का कलर ग्रे हो गया है। इनफैक्ट ये हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो यहाँ से जो इनलाइन स्टाइल है इसको हम हटा देते हैं। अब इसके साथ साथ बटन 2 के लिए भी सेम फॉन्ट साइज एंड सेम लाइन हाइट रख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, बटन 2 के लिए फॉन्ट साइज हो जाएगा मेरे पास 30 पिक्सल्स एंड लाइन हाइट को कर देंगे 60 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट हम चाहें तो इसे अपने इस हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन से थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, यानी इसका फॉन्ट साइज अगर हम 25 कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्लोज वाला मतलब क्रॉस वाला जो साइन होता है यूजुअली मेन्यू पर थोड़ा सा ही छोटा दिखाई देता है। अब इसके साथ साथ इसको पोजिशन देते हैं, पोजिशन एब्सोल्यूट एंड इसको लेफ्ट से मैं करना चाहती हूँ अराउंड 200 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी हम अब इसे साइड बार मेन्यू के अकॉर्डिंग पोजीशन दे रहे हैं। लेफ्ट से कितना शिफ्ट हुआ, लेफ्ट से शिफ्ट हुआ है 200 पिक्सल्स, पर हम चाहते हैं ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर वाली साइड में आ जाए, मतलब ये जो क्रॉस है ये मेरा और थोड़ा सा कॉर्नर में आए। तो लेफ्ट से डिस्टेंस बढ़ाकर हम इसका 250 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, रिफ्रेश, और थोड़ा कॉर्नर में आ जाए तो यहाँ 275 भी किया जाता है, सेव रिफ्रेश। तो ये और थोड़ा सा मेरे पास कॉर्नर में आ गया। अब इसके साथ हम इसे गायब कर देते हैं अभी के लिए, तो इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे टू 0। तो अभी के लिए गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, कैसे गायब किया है, वो जब हम इसको चेक अनचेक करके अपना पूरा इफेक्ट बनाएंगे तब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इसे हमने स्क्रीन से हटा दिया है। अब आ जाते हैं वापस से अपने साइड बार मेन्यू के ऊपर। मेन्यू के अंदर क्या है, मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो अपने इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के लिए हम स्टाइलिंग सेट करेंगे। लिस्ट आइटम अगर हमें देखने हैं तो एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, इस तरीके से अलग अलग लिस्ट आइटम्स है हमारे पास। तो लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू एंड उसके लिए लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के लिए सबको हम दे देते हैं सम मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स से 6 पिक्सल्स, सेव। तो हर किसी के बीच में डिस्टेंस आ गया एंड उसके साथ साथ हम इन सबको पैडिंग भी दे सकते हैं। तो एक पैडिंग दे देंगे, तो पैडिंग में हम 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स इसको देने वाले हैं, यानी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके की पैडिंग हो गई है। एक लिस्ट आइटम पर हम क्लिक करें तो सारी चीजें हम देख भी पा रहे हैं। मेरा
ये स्ट्रक्चर बनेगा कि पैडिंग मुझे टॉप से 10 मिल रही है, बॉटम से 10 मिल रही है, लेफ्ट से 20 मिल रही है एंड राइट से भी 20 मिल रही है। अब हम चाहें तो टॉप बॉटम वाली पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेट्स मेक इट 14 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस मेरा बढ़ गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम हर एक लिस्ट आइटम के अंदर जो मेरा आइकन है एंड जो मेरा एंकर टैग है उसको हम स्टाइल देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इनका कलर ही हम सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू। इसके अंदर जितने भी आइकन्स है मेरे पास एंड जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब के लिए मुझे अपने कलर को सेट करना है टू वाइट। इसके साथ साथ इसकी जो अंडरलाइन है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन एंड उसके साथ साथ सबका फॉन्ट साइज बढ़ाकर हम कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। जो स्टाइल हमें चाहिए वो स्टाइल थोड़े थोड़े अब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब सब कुछ व्हाइट हो गया, यहाँ से अंडरलाइन वगैरह हट गई है। ये मेरा एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आइटम है, नेक्स्ट लिस्ट आइटम। इस तरीके से लिस्ट आइटम्स अब थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं पहले से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्टेंस देने वाले हैं इस आइकन एंड इस लिस्ट आइटम के बीच में। तो मैं जाऊंगी साइड बार मेन्यू में, डॉट मेन्यू पर एंड उसमें हर एक आइकन के लिए हम एक पैडिंग राइट सेट कर देंगे। पैडिंग राइट, लेट्स सपोज वी मेक इट 4 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आया और थोड़ा सा बढ़ाकर हम इसको 8 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा और मेरे पास डिस्टेंस पर आ गए हैं एलिमेंट्स। पैडिंग राइट कहने का मतलब है कि अब इस इंडिविजुअल आइकन को मैंने राइट की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है। तो ये हमने काम कर लिया अपने लिस्ट आइटम्स की तरफ। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए, विच इज माई सोशल मीडिया बार, यानी ये वाला बार जो अभी मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट सोशल। इसकी एग्जैक्ट क्लास का नाम है मेरे पास सोशल मीडिया। तो इसे कर लेते हैं पेस्ट। अब सबसे पहले तो सोशल मीडिया को हम कलर देने वाले हैं व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो मेरे पास कंप्लीट व्हाइट कलर आ गया, बट मुझे इसको थोड़ा ग्रे शेड देना है। ग्रे शेड देने के लिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकती हूँ। तो इसकी ओपेसिटी को कम करके हम इसे वैल्यू दे देते हैं 0.5। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कम ओपेक हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट में हम इसे लेफ्ट से रखना चाहते हैं, लेट्स से 25%। तो ये कुछ यहाँ पर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 25%, यानी इतने पार्ट। साइड बार मेन्यू, एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है? एब्सोल्यूट होती है पेरेंट के रिलेटिव। सोशल मीडिया का पेरेंट कौन है? इसका साइड बार मेन्यू, क्योंकि साइड बार मेन्यू के अंडर ही आ रहा है। तो साइड बार मेन्यू से 25% स्पेस लेकर मेरा सोशल मीडिया वाला पैनल मुझे दिखाई देता है। वहीं पर अगर इसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दी होती, तो फिक्स्ड के केस में क्या होता, ये स्क्रीन, पूरी स्क्रीन से 25% आता। जैसे अब अगर मैं करूँ रिफ्रेश, तो अब ये पूरी स्क्रीन से 25% आ रहा है, पर पूरी स्क्रीन से नहीं चाहिए मुझे, फिक्स नहीं करना। मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है पेरेंट के रिलेटिव। सेव, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ मुझे इसे बॉटम पे सेट करना है, तो बॉटम से इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं। इसको बॉटम से हम डिस्टेंस दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। सेव, रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके आइकन्स को मुझे कंट्रोल करना है, तो हम लिख सकते हैं साइड बार मेन्यू, हम लिख सकते हैं सोशल मीडिया एंड आइकन्स। इनफैक्ट ये जो कलर एंड ओपेसिटी है, ये हम आइकन्स को सेट कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम चीज हमने सेट की है। उसके साथ साथ हम चाहें तो एक पैडिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से 0 and 5 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है इन सब के बीच में। हम क्या करेंगे, हम इसको बॉटम से थोड़ा सा और डिस्टेंस पर रखेंगे, लेट्स से 50 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। अब आ जाते हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं साइड पैनल के अंदर, बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है जैसे हमने प्लान आउट किया था। पर एक चीज है, ये जो चेकबॉक्स है ये मुझे अभी नहीं चाहिए। तो हम अगर किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन से गायब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक चीज सीखी थी कि किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर इस चेकबॉक्स के लिए इसको हमने चेक आईडी दी है, हम क्या सेट कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं टू नन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम डिस्प्ले नन सेट कर देते हैं, तो वो एलिमेंट हमारा स्क्रीन से गायब हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, गायब हो गया, मतलब स्क्रीन से जितनी भी स्पेस उसके लिए रिजर्व थी स्क्रीन विंडो के ऊपर, वो सारी भी हट जाएगी। तो सारी चीजें अब अपवर्ड्स पुश हो गई, ये भी अपवर्ड्स पुश हो गया है, सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ये मेरा साइड पैनल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज हमारे लिए काम नहीं करेगी। कभी भी किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी टैग पे जाके हम हवर करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो सारी चीजें भी सेट ही नहीं की। अभी हमने क्या किया है, सबके लिए बेसिक CSS प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर लिया है। अब हम हवर और बाकी चीजों को यहाँ पर सेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने साइड बार मेन्यू के अंदर ये जो हमारे लिस्ट आइटम्स है, इन पर हवर करने पर इनको एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। तो जिस बॉक्स शैडो को हमने देखा था उसको सेट करते हैं। तो पहले लेंगे साइड बार मेन्यू, उसके बाद मेन्यू,
देन माई लिस्ट आइटम्स। जैसे ही लिस्ट आइटम्स पर हवर किया जाए, इसका क्या मतलब है, साइड बार मेन्यू के अंदर जो मेन्यू क्लास है उसके जो लिस्ट आइटम्स हैं, इन लिस्ट आइटम्स पर जब हम हवर करेंगे तो इनको हम एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। ऊपर से जो हमारी बॉक्स शैडो थी इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो एक बॉक्स शैडो हमने दे दी, सेव, रिफ्रेश। अब जैसे हम इस पर हवर करेंगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक बॉक्स शैडो अपने लिए दिखाई दे रही है। तो हर एक लिस्ट आइटम पर हम जाकर हवर करेंगे तो एक बॉक्स शैडो मुझे दिखेगी। इसके बाद अपने बटन 1 के लिए हवर की स्टाइल सेट करते हैं, मतलब बटन 1 यानी ये वाला मेरा हैमबर्गर मेन्यू। जैसे ही मैं इस पर हवर करूं, मैं चाहती हूँ इस साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बटन 1 हवर, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम रख सकते हैं। पहले इसका फॉन्ट साइज था 30 पिक्सल्स, हम इसे 40 पिक्सल्स के अराउंड थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही हवर करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अभी वो वाला इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी इसके लिए हमने कर्सर सेट नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके लिए कर्सर सेट नहीं होता। जैसे मैं अपना कॉलेज पे हवर करूं तो मुझे हैंड का साइन दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ माई नॉर्मल पॉइंटर। मैं गैलरी पर जाऊं, मुझे नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ भी नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है। अपना कॉलेज के लिए मुझे हैंड दिख रहा है। तो हम अलग अलग कर्सर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक बार क्या करेंगे, पहले हम बटन 2 को भी सेम स्टाइल दे देते हैं। बटन 2 क्या था, मेरा क्रॉस वाला मार्क, तो बटन 2 के लिए पहले तो ओपेसिटी वाली चीज को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये है मेरा बटन 2। अभी बटन 2 पर जब मैं जा रही हूँ तो सिर्फ मुझे मेरी नॉर्मल एरो दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूंगी, बटन 2 हवर, जैसे ही हवर करें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए टू लेट्स से 30 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। अब इस पर हवर करेंगे तो फॉन्ट साइज तो इंक्रीज हो रहा है, पर हम एक और चीज करने वाले हैं। बटन 2 को हम एक कर्सर दे देते हैं प्रोग्रेस। इसको जब हमने प्रोग्रेस दिया, अब इस पर हवर किया तो कोई हमें ऐसा खास चेंज दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे ही पॉइंटर का स्टाइल में चेंज कर दूंगी, लेट्स सपोज कर्सर को मैंने स्टाइल दे दिया पॉइंटर, ये मेरा कर्सर है जिसका स्टाइल मैं चेंज कर रही हूँ, रिफ्रेश। तो कर्सर पॉइंटर किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। तो हम चेंज कहाँ लाना चाह रहे हैं, हम चेंज आइकन पे लाना चाह रहे हैं। और स्टाइल किसके लिए सेट है, स्टाइल साइड बार मेन्यू के बटन 2 के लिए सेट है। तो हम ये सारी स्टाइलिंग इसके आइकन के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब अगर हम इस पर जाकर हवर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, मेरा पॉइंटर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब मैं जैसे ही आइकन के ऊपर जा रही हूँ, मेरे पॉइंटर को, कर्सर को मैंने यहाँ पर क्या सेट किया है, टू पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ये मेरा हैंड वाला सिंबल जो मेरे पास आता है। यही सेम चीज हम इसके लिए भी सेट कर सकते हैं, पर वो भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स ऑफ एलिमेंट है मेरे पास साइड बार मेन्यू भी है एंड उसके नीचे वाली लेयर में मेरे पास बटन 1 है। बट हम चाहें तो सेम कर्सर पॉइंटर इसके ऊपर सेट कर सकते हैं बटन 1 के लिए। तो बटन 1 के लिए हम सेट कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर। तो ये दोनों के लिए हमने हवर इफेक्ट सेट कर दिया जो इनके साइज को हवर करने पर थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें बटन 1 के आइकन पर एंड बटन 2 के आइकन पर हवर करने पर इफेक्ट को सेट करना है। तो अब ये पॉइंटर भी चेंज हो रहा है एंड हवर करने पर मेरा साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा बटन 1 नीचे वाली लेयर पे है, उसके ऊपर मेरी साइड बार मेन्यू वाली लेयर है। तो 2 लेयर्स के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो अभी जब हम हवर कर रहे हैं, हम साइड बार मेन्यू पे कर रहे हैं, अपने हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन पे नहीं। नेक्स्ट चीज हम अपनी स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं सोशल मीडिया आइकन्स के लिए। तो यहाँ पर ले आते हैं साइड बार मेन्यू एंड सोशल मीडिया। जब भी इसके आइकन्स पर हम हवर करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस चाहिए। जब जैसे ही आइकन पर हवर करें, हम चाहते हैं ओपेसिटी 1 हो जाए। अभी हमने इसको ओपेसिटी 0.5 दी थी आइकन्स को, हम चाहते हैं हवर करने पर 1 हो जाए, रिफ्रेश। तो जैसे ही हवर करेंगे ओपेसिटी मेरे पास 1 होकर आ रही है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि साइज में हल्के से बड़े हो जाएं। तो हल्के से बड़े होने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं विच इज स्केलिंग। तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम स्केल सेट कर देंगे। स्केल में इसको अगर हम 2 टाइम्स बड़ा करना चाहते हैं तो हवर करने पर ये कुछ इस तरीके से बड़े हो जाएंगे। पर मुझे इतना साइज में इसको बड़ा नहीं करना, हम कितना बड़ा करेंगे, इसको 1.1 सेट कर देते हैं। तो ये हल्के से बड़े होते हुए हमें दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पूरे प्रोजेक्ट का कि हम इन बटन से क्या कंट्रोल होगा उसको सेट करने वाले हैं। तो हमने एक चेकबॉक्स बनाया था इनिशियली, ये वाला मेरा चेकबॉक्स, एंड इसी की मदद से हम सारी की सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो हम कुछ कंडीशन सेट करने वाले हैं चेकबॉक्स के ऊपर कि जब भी मेरा चेकबॉक्स जो है ये चेक्ड स्टेट में आ जाए, मतलब इसको जब भी हम चेक कर दें। चेक करने का मतलब क्या है, जब हम इसको क्लिक करेंगे, इसके इस लेबल को, पहला लेबल मेरा हैमबर्गर मेन्यू, दूसरा लेबल मेरा क्रॉस, दोनों को ही क्लिक अनक्लिक करने से मेरा चेकबॉक्स क्या होगा, चेक और अनचेक हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा चेकबॉक्स चेक्ड स्टेट में आ जाए, वैसे ही हम क्या चाहते हैं, इसके सिबलिंग्स की तरफ आ जाते हैं। मेरा जो टिल्ड साइन है वो किसको दिखाता है, मेरे सिबलिंग्स को दिखाता है। ये चीज हम सिलेक्टर्स में जाकर पढ़ सकते हैं। जब हमने सिलेक्टर्स एंड कॉम्बिनेटर्स को पढ़ा था तो हम चाहें तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, टिल्ड सिलेक्टर CSS। तो दिस इज अ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को भी हम देख सकते हैं। तो मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग कौन कौन है, मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग्स हैं बटन 1 साइड बार मेन्यू, एंड मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग है बटन 1 एंड साइड बार मेन्यू।
तो जैसे ही हम इसको चेक करें, हम चाहते हैं कि मेरा जो साइड बार मेन्यू है, मतलब इसके सिबलिंग्स में से जो साइड बार मेन्यू है वो दिखने लग जाए। अभी क्यों नहीं दिख रहा मेरा साइड बार मेन्यू? लेट्स सपोज मेरा जो साइड बार मेन्यू है उसके लिए अभी हमने पोजीशन सेट कर दी होती -300 पिक्सल्स, तो अभी वो दिख नहीं रहा, पर हम चाहते हैं इसको क्लिक करने से वो दिखने लग जाए। जैसे ही हम इसको चेक करें वो दिखने लग जाए। दिखने कैसे लगेगा? जब हम उसकी लेफ्ट से पोजीशन सेट करेंगे टू 0 यानी अब वो एक्सेस के ऊपर आ जाए। अब इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जैसे ही इस पर क्लिक किया वैसे वो दिखने लग जाएगा। क्रॉस किया तो नहीं दिखेगा, क्लिक किया तो दिखने लग जाएगा। ये वर्क कैसे कर रहा है? ये एक्चुअली मेरे चेकबॉक्स का लेबल है। जब भी चेकबॉक्स के लेबल पर क्लिक करते हैं चेकबॉक्स चेक हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया चेकबॉक्स चेक हो गया। चेकबॉक्स जैसे ही चेक हुआ वैसे ही लेफ्ट से पोजीशन 0 हो गई साइड बार मेन्यू की, तो वो दिखने लग गया। अब जैसे ही इस लेबल पर मैं क्लिक करूंगी, ये लेबल भी किसके लिए? सेम चेकबॉक्स के लिए। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा चेकबॉक्स इंटरनली अनचेक हो गया, मतलब पहले उसके ऊपर टिक था, अब वो टिक हट गया। जैसे ही टिक हट गया अनचेक स्टेट में आ गए। अनचेक स्टेट में आ गए तो इसकी डिफॉल्ट स्टेट क्या थी? साइड बार मेन्यू की लेफ्ट से -300 पिक्सल्स। तो ये दोबारा से मेरी स्क्रीन से कहां चला गया? बाहर चला गया। तो ये जो मेरा इफेक्ट है पूरा का पूरा ये चेकबॉक्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमने 2 आइकन्स बनाए हैं, एक ये वाला आइकन, एक ये वाला आइकन, और एक मेरे पास है मेरा चेकबॉक्स। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही चेक हो जाएगा। चेक हो जाएगा तो साइड वाला पूरा पैनल दिखाई देने लग जाएगा। फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अनचेक हो जाएगा। अनचेक हो जाएगा तो ये पैनल दोबारा से दिखना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक कॉम्प्लेक्स फीचर को बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसे क्लिक कर रहे हैं मुझे ये हैमबर्गर मेन्यू अभी भी दिखाई दे रहा है। अब इसे मुझे अगर छुपाना है तो जैसे ही मेरा जो चेक है वो चेक्ड स्टेट में आ जाए तो सिबलिंग्स के अंदर मुझे अपने बटन 1 को सिलेक्ट करना है और इसके आइकन के लिए हम ओपेसिटी सेट करने वाले हैं 0। मतलब जैसे ही चेक हो जाए वैसे ही मुझे ये वाला ऑप्शन ना दिखाई दे। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो गायब हो गया, क्रॉस करेंगे दोबारा दिख रहा है, क्लिक करेंगे गायब हो गया, क्रॉस करेंगे दोबारा दिख रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट मेरे लिए क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर बटन 2 जो है मेरे लिए, ये है मेरा बटन 2। बटन 2 की जो ओपेसिटी है आइकन की शुरुआत में 0 है, ओपेसिटी 0 है। तो इसको रिफ्रेश करें तो एक क्लिक होगा पर मुझे बटन 2 दिखाई नहीं देगा क्योंकि शुरू से ही हमने गायब कर रखा है। तो जैसे ही मेरा चेकबॉक्स चेक स्टेट में आ जाए हम चाहते हैं मेरा बटन 2 भी दिखने लग जाए। तो सिबलिंग्स के अंदर बटन 2 जो है इसका आई, उसकी ओपेसिटी हम सेट करना चाहते हैं 1 सेव रिफ्रेश। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्चुअली सिबलिंग बटन 2 नहीं है। बटन 2 क्या है? सिबलिंग में किसकी बात कर रहे हैं? जो मेरा चेकबॉक्स है उसका पहला सिबलिंग है मेरा ये बटन 1, दूसरा सिबलिंग है मेरा साइड बार मेन्यू। साइड बार मेन्यू का चाइल्ड एलिमेंट है बटन 2। मेरे चेकबॉक्स का सिबलिंग नहीं है बल्कि उसके सिबलिंग का चाइल्ड है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे साइड बार मेन्यू लिखना पड़ेगा, साइड बार मेन्यू, एंड उसका चाइल्ड है मेरा बटन 2। तो ये जो मेरा सिलेक्टर आता है ये सिबलिंग से पहले आता है। सिबलिंग कौन है? साइड बार मेन्यू, बटन 2 सिबलिंग नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब मुझे मेरा क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये मेरा बटन 1, ये मेरा बटन 2, ये मेरा बटन 1, ये मेरा बटन 2। बट ये एक्चुअली बटन्स नहीं है, ये एक्चुअली लेबल हैं एक चेकबॉक्स के। तो काफी क्रिएटिवली हमने चेकबॉक्स के लेबल्स को बटन्स में कन्वर्ट किया है। अब अभी के लिए क्या है, जब हम अपने इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो साइड बार मेन्यू एकदम से स्क्रीन के ऊपर पॉपअप करके आ रहा है, पर मुझे पॉपअप इफेक्ट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ ये लीनियरली स्लाइड इन करके जाए, जिसके लिए हमने ट्रांजिशन में लीनियर प्रॉपर्टी को पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, साइड बार मेन्यू पर यहाँ पर आके साइड बार मेन्यू पर एक ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे विच इज 0.2 सेकेंड्स में हम चाहते हैं ये लीनियर फैशन में मेरे पास निकल के आए। यहाँ पर हम 2 सेकेंड्स कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। अब जैसे इस पर क्लिक किया ये क्या किया, लेफ्ट से होकर आया एंड दोबारा से लेफ्ट की तरफ। तो एक लीनियर ट्रांजिशन मुझे देखने को मिल रहा है। इसे हम थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं, लेट्स सपोज 0.3 सेकेंड्स हम इसे देते हैं, सेव रिफ्रेश। इसे क्लिक किया, लीनियर ट्रांजिशन होकर आ रहा है। दूसरे एलिमेंट्स पर भी हम सेम लीनियर ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं जिनके ऊपर हमने हवर को अप्लाई किया है। तो ये जो मेरा बटन 1 का आइकन है, इन सारी प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैं अपने बटन 1 के आइकन के लिए सेट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने हवर किस पे अप्लाई किया है, अपने बटन 1 के आइकन पे। तो बटन 1 के आइकन के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अब ये जो साइज में बड़ा हो रहा है, साइज में छोटा हो रहा है, इन सब पे 0.3 सेकेंड का ड्यूरेशन लग जाएगा एंड लीनियर फैशन में अब इनका ट्रांजिशन मुझे देखने को मिलेगा। अब इस पर कर सकते हैं क्लिक, तो ये स्मूथली अब स्लाइड करके आया है। तो मेरी जो एनिमेशन है वो और ज्यादा स्मूथ मुझे दिखाई दे रही है। सेम स्टाइल हम बटन 2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बटन 2 के आइकन पर आ जाते हैं, दिस इज माय बटन 2 आइकन, सेव रिफ्रेश। इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ये भी अब साइज में एकदम से बड़ा नहीं हो रहा, 0.3 सेकेंड का ड्यूरेशन के साथ बड़ा हो रहा है। तो अब इंस्पेक्ट हटाते हैं
एंड एक बार अपने पूरे वेब पेज को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास मिसिंग है कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है, यानी मेरा जो लोगो वाला पोर्शन है मेन बॉक्स के अंदर साइड बार मेन्यू में, जो मेरा लोगो वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पूरे लोगो वाले पोर्शन के लिए हमारे पास एक और यहाँ पर बॉक्स शैडो थी। तो इस बॉक्स शैडो को हम चाहते हैं नीचे की तरफ भी दिखाई दे, तो इसको 0 की जगह यहाँ पर कर देते हैं 2 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। अब अगर क्लिक करें तो भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके जब हम इस पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मेन बॉक्स के अंदर साइड बार मेन्यू में लोगो पे जब हम जा रहे हैं तो इस div की हाइट फॉर सम रीजन ये दिखा रहा है 0। div की हाइट 0 इसलिए है क्योंकि div के अंदर अभी हमने लोगो के अंदर कोई एज सच कंटेंट नहीं दिया। इस div के अंदर सिर्फ एक एंकर टैग है। तो हम क्या करेंगे, div की एक्सप्लिसिट हाइट कुछ सेट करने वाले हैं। लोगो के अंदर जाकर इसकी हाइट हम सेट कर देंगे, लेट्स से टू 60 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो अब अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब मेरे पूरे के पूरे इस div की शैडो अब दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, क्योंकि पहले div के पास हाइट नहीं थी, अभी से हमने 60 पिक्सल्स की हाइट दे दी है। तो अभी से क्रॉस करेंगे एंड गैलरी पर जाकर इस तरीके से हम हवर कर सकते हैं चीज़ों पर, एंड अपने सोशल मीडिया आइकन्स पर भी जाकर हवर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो भी पेज हमने सोचा था, शुरुआत में देखा था, उस सेम पेज को हमने डिज़ाइन किया है बिल्कुल शुरुआत से, एंड सिर्फ HTML CSS को यूज़ करके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप एज अ मिनी प्रोजेक्ट भी अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं एंड मेंशन कर सकते हैं, एंड कोशिश कर सकते हैं इसके अंदर आप खुद से भी कुछ चेंजेस करें। जैसे आप कुछ सेक्शंस फोटोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हर एक जो छोटा प्रोजेक्ट जिसके साथ हम शुरुआत करते हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता है जैसे जैसे हम उसके अंदर नए पेजेस, नए फीचर्स ऐड करने लगते हैं।